जय हिंद बच्चों। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं। वह सभी क्वेश्चन को हम लोग आज देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो कवर अप कर रहे थे वो पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 में यानी फर्स्ट बुक में जितने भी चैप्टर दिए हुए हैं, चैप्टर टोटल मिलाकर 10 चैप्टर है। तो इससे पहले वाला वीडियो में जो हम लोग 1 से लेकर 5 तक का जितने भी क्वेश्चन है सभी को डिस्क्राइब किए थे और उस चैप्टर में जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं जो एग्जाम के लिए है वो सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर अप कर चुके थे। अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो आपका चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 10 तक का जितने भी चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी सवालों को अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो आशा है कि आप लोग इससे पहले वाला वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप जाकर उसका चेक कर लीजिएगा, उसका लिंक डाला हुआ है। चलिए सबसे पहले सवाल पे आते हैं। न्यायपालिका का क्या कार्य होता है। चैप्टर का नाम जो है वो न्यायपालिका है और इसमें पहला सवाल ही दिया हुआ है न्यायपालिका का क्या कार्य होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। भारत का न्यायपालिका है यानी कि भारत में जो न्यायपालिका है वो किस तरह की है। राष्ट्रपति के अधीन होती है कि प्रधानमंत्री के अधीन होती है कि संसद के अधीन होती है या स्वतंत्र होती है। तो आप लोग जानते होंगे कि हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो पूरी तरह से स्वतंत्र होती है। तो यानी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। 3 में देखिए क्या है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु को बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है। यानी कि देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उनकी जो छुट्टी के जो समय मिला जाता है, अवकाश आयु जो होती है उनको बढ़ाने का अधिकार किनके पास हो, बढ़ाने या घटाने का अधिकार किनके पास होता है, तो संसद के पास होता है, संसद के पास। आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो अवकाश आयु होती है यानी कि उनका जो न्यायिक व्यवस्था जो समाप्त करने का समय होता है वो कितने आयु तक होता है, यानी कि 62 वर्ष तक होता है। ऑप्शन नंबर 62 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। भारत के सर्वोच्च और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो झारखंड का जो उच्च न्यायालय है वो रांची में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 7 में। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है, यानी संविधान की जो व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किनके पास होता है। ऑप्शन देखिएगा, राष्ट्रपति है, महान्यायाधीश है और लोकसभा अध्यक्ष है। और क्वेश्चन नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर 4 में दिया सर्वोच्च न्यायालय है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा। किसने कहा कि यदि न्याय का दीपक बुझ जाए तो अंधकार कितना गहन होगा। तो यह शब्द जो है किसने कहा था, तो ये लॉर्ड जेम्स ब्राइस ने कहा था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम जूम कर देते हैं ताकि आपको वो दिख जाए। देखिए 9 देखिएगा क्या लिखा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय कानून संबंधी विषयों पर किसे परामर्श दे सकती है, माने कौन परामर्श दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय कानून संबंधी विषय पर किसे परामर्श देता है, तो हो जाएगा राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला पर आते हैं। उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है, तो सर्वोच्च न्यायालय में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 में। तो 11 में देखिए क्या पूछा गया है। किसने कहा कि न्यायपालिका के बिना एक सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है, तो गार्गर ने कहा था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 में। इस समय भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय मौजूद हैं, तो भारत में मौजूदा समय में देखा जाए तो अभी कुल मिलाकर 24 उच्च न्यायालय की संख्या है। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 30 में। 30 में लिखा है कि एक बार इसका 12 वाला क्वेश्चन आप लोग सर्च कर लीजिएगा क्योंकि हमको ऑप्शन से नहीं ठीक लग रहा है। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 13 में। 1950 में ही किसने संविधान की व्याख्या और सुरक्षा करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो इसका आंसर है आपका न्यायालय यानी न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 14 पे। प्लेटो ने किस पुस्तक में अपनी न्याय संबंधी अवधारणा को दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा द रिपब्लिक। ऑप्शन नंबर है 2। क्वेश्चन 15 में आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है, 65 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। यह कथन किसका है कि जब कानून का अंत होता है तब अत्याचार तंग शुरू हो जाता है, तो यह शब्द किसने कहा था, जॉन लॉक ने कहा था। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा की व्याख्या नहीं की जा सकती है, तो ब्रिटेन में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 में। भारत सरकार
तथा राष्ट्रपति का कानून सलाहकार क्या कहलाता है? महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पर, भारत का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? तो उच्चतम न्यायालय यानी कि उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में कब निर्देश जारी कर अपराधियों को चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया था? तो 2002 में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 पे, कलकत्ता उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था? 1862 में। क्वेश्चन नंबर आता है 22 में, उच्च न्यायालयों के जजों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? राष्ट्रपति को होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 पे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों जो न्यायाधीश होती है सहित कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 31 न्यायाधीश होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, कानून के शासन का विचार किसने दिया था? एवी डाइसी। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, जनहित याचिका की परामर्श का सूत्रपाल किसने में करने में किस न्यायाधीश को श्रेय दिया जाता है? वापस सवाल को देखते हैं, जनहित याचिका की परामर्श का सूत्रपात करने में किस न्यायाधीश को श्रेय दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति PR कृष्णा अय्यर। क्वेश्चन नंबर आते हैं आगे, राज्य सरकार को कानून बनाने में सलाह देने के लिए कौन अधिवृत है? तो महाअधिवक्ता। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 में क्या है कि भारत में न्यायिक पुनरीत की शक्ति का प्रयोग कौन करता है? पुनरीक्षण का शक्ति का प्रयोग कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 में, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया सवाल है। तो कह रहा उच्च न्यायालय जो अपना अगर त्यागपत्र देना चाहे तो किसको दे सकता है? राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 में, राष्ट्रपति किस सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद पर नियुक्त कर सकता है? तो प्रसिद्ध अधिवक्ता के पद पर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 पे, सर्वोच्च न्यायालय क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करती है? संविधान की रक्षा करती है, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं 31 पे, भारत का सर्वोच्च प्राचीन उच्च न्यायालय कौन सा है? माने कि भारत का सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय कौन सा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 पे, न्यायाधीश PN शर्मा भगवती ने किस संदर्भ में जनहित याचिका की अवधारणा प्रस्तुत किया था? ये बंधुआ मजदूरी को बचाने के लिए, बंधुआ मजदूर बचाओ आंदोलन के सिफारिशें ने सफल बनाने में। तो आप लोग देखिए, जो चैप्टर 6 है उससे कुल मिलाकर 32 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम में आता है तो इसी में से आएगा। अगला चैप्टर पर आते हैं। देखिए चैप्टर लिखा हुआ है संघवाद, और अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे संघवाद चैप्टर से लेकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो संघवाद का पहला क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्किम का किस वर्ष भारतीय संघ में विलय कर दिया गया? विलय यानी समाप्ति कर दिया गया, तो 1975 में, ऑप्शन नंबर 4। अवशिष्ट शक्तियां किसे कहा जाता है? तो केंद्र सरकार को अवशिष्ट शक्तियां कहा जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं, किसकी अनुसार संघ शासन का अर्थ है कमजोर शासन? तो एवी डाइसी के द्वारा यह विचार रखा गया था। निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची में किसे शामिल किया था? आप लोग को मालूम होगा हमारे देश में कुल मिलाकर 3 सूचियां बनाई गई है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो इसमें अगर आप देखो विदेशी मामले जो है केंद्र सूची में रखी जाती है, बैंक को भी उसी में रखा जाता है, जे को भी उसी में रखा जाता है, जबकि विवाह और तलाक को जो समवर्ती सूची में रखा जाता है, यानी इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में, राज्य के लिए आवश्यक कितने तत्व होते हैं? तो राज्य में कुल मिलाकर जो है 4 आवश्यक तत्व मौजूद होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय नागरिकता का विषय किस सूची से आता है? संघ सूची से आती है। क्वेश्चन नंबर आते 8 में, केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण क्या है? राज्यपाल का पद। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, संविधान के प्रावधानों को देखते हुए भारत क्या है? तो भारत एक संघ देश है। भारत संघ के किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? देखिए प्राप्त था, अभी नहीं प्राप्त है, जम्मू कश्मीर को प्राप्त था, अभी मौजूदा समय प्राप्त नहीं है। 2000 में किस राज्य का निर्माण नहीं हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका मिजोरम। बाकी आप देखेंगे तो सन 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड तीनों का जो निर्माण 2000 में ही किया गया था। आगे बढ़ते हैं 12 में, किसने भारतीय संघ को लचीला संघ कहा था? तो डॉक्टर अंबेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार के 3 अंग होते हैं, आपको मालूम होगा। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 संघ होते हैं उसके।
भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ लचीला ढांचा का विचार कहां से लिया गया था? जर्मनी से। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में, निम्नलिखित बोले 15 में आते हैं, सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन का शुरुआत हुआ था? यानी सबसे पहले संघात्मक शासन कहां पे शुरू किया गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या नहीं है? यानी कि संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें क्या शामिल नहीं किया गया है? तो क्षेत्रीय सूची को नहीं शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, विदेशी संबंध का विषय किस सूची में रखा गया है? तो संघ सूची में। कहाँ का संविधान बनावट में संघात्मक परंतु भाव में एकात्मक होती है? तो भारत का। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे। 19 में लिखा है कि भारत की चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है? संघ सूची में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 में, केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का वितरण को किस सूची में रखा जाता है? 7वीं सूची में। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। किसने कहा कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है? तो ये कहा गया था केसी वेलकर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 में, संघ और राज्य के विधायी संबंध का संचालक किस सूची में अधिनित किया गया है? तो वो समवर्ती सूची, संघ और राज्य दोनों का। तो दोनों का हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों को समवर्ती सूची में रखा जाता है और तीनों का तीनों इसी में एक साथ में रहता है। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4 वाला, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पर है, समवर्ती सूची में कुल कितने विषय शामिल किए गए हैं? 47। ऑप्शन नंबर बी। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए इनमें से कौन सा अधिकार होना चाहिए? तो ये सभी नागरिकता पाने के लिए इनमें से सभी होना चाहिए, यानी जन्म के आधार पर भी, रजिस्ट्रेशन के द्वारा और स्थान के आधार पर। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर में, लिखित व अलिखित संविधान में केवल मात्र का भेद है, प्रकार की नहीं। यह विचार किसका? यानी कि यह शब्द किसने कहा था कि लिखित और अलिखित संविधान में केवल मात्रा का भेद है लेकिन प्रकार का नहीं है? तो यह किसने कहा था? गार्गर ने कहा था। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर आई 26 में, संघ सूची में कुल कितने विषय शामिल किए गए हैं? 97। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती है? संसद के पास होती है। आगे बढ़ते हैं, किसने कहा है एक संघात्मक राज्य राज्यों द्वारा बनाए गए उस संगठन को कहते हैं जो एक राज्य का निर्माण करता है? तो ये किसने कहा था? तो हैमिल्टन। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 29 पर। तो डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि संवैधानिक उपचार की अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है। सवाल ये सब 9 में पढ़े होंगे। इसका सवाल उस समय ऑब्जेक्टिव इस तरह से पूछा गया था कि भारतीय संविधान में किसे संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो संवैधानिक उपचार की अधिकार को। क्वेश्चन नंबर आया 30 पर, संघात्मक शासन व्यवस्था किस देश के लिए उपयुक्त होती है? तो विशाल और विविधपूर्ण देश के लिए। जो देश बहुत बड़ा होता है और विविध होता है, यानी कि उसमें भिन्नताएं अधिक पाई जाती है उस देश के लोगों में, तो उन देशों में ये काफी ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। तो ये कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन हम लोग चैप्टर 7 में देखे हैं। ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी से आपका एग्जाम में आने वाला है, इससे बाहर नहीं आएगा। कुछ चैप्टर 8 पर आते हैं। देखिए चैप्टर 8 है और चैप्टर का क्या नाम है? स्थानीय शासन। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पंचायतों के चुनाव कितने वर्षों में किए जाते हैं? तो आप सभी को मालूम होगा 5 वर्षों में होती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं मौजूद है? तो मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इन तीनों क्षेत्रों में नहीं है, यानी इनमें से सभी। ग्राम पंचायतें निम्नलिखित में से कौन सा शुल्क लगा सकती है? तो इनमें से सभी शुल्क का वो लगा सकती है। भारत में नगरीय प्रशासन का अस्तित्व कब से हुआ? यानी कि भारत में नगर का निर्माण जो है वो कब से हुआ था? तो 1883 से हुआ था। किस राष्ट्रीय नेता ने कलकत्ता नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? है ना, कार्य किया था? तो सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी का। क्वेश्चन नंबर 7 से देखते हैं। पंचायती राज का उद्घाटन राजस्थान के किस जिले से किया गया था? नागौर में। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो उस राज्य में पंचायत राज की व्यवस्था कैसी होगी? द्विस्तरीय।
क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कितने विषयों को शामिल किया गया था? तो 29 का। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थानों का संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था? वो 73वां संविधान संशोधन में। आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत की आय का स्रोत क्या होता है? मेला और बाजार। संविधान में स्थानीय संसदों के गठन का निर्माण किसे सौंपा गया है? तो राज्य को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो उस राज्य की जो पंचायती राज व्यवस्था होगी वो कैसी होगी? द्विस्तरीय होगी। नगर निगम में निर्वाचित अध्यक्ष कौन होता है? महापौर कहा जाता है उसे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों का ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद 40 में। भारत की पहली बार जनगणना कब शुरू किया गया था? 1959 पे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में। नया पंचायती राज किस कमेटी की सिफारिश पर बनी थी? तो सिंघवी कमेटी के द्वारा। कौन सा राज्य 3 स्तरीय ढांचा है जिसमें सबसे निम्न स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था आती है? तो पंचायती राज हो जाएगा, पंचायत आता है। तो भारत में नगरीय प्रशासन किस वायसराय के द्वारा शुरू किया गया था? लॉर्ड पियन। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। ग्राम सभा के कार्यकारिणी को क्या कहा जाता है? ग्राम पंचायत। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई थी? त्रिस्तरीय। पंचायत भारत स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसने स्थापित किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुआ था? तो राजस्थान में। स्थानीय स्वराज की सर्वोत्तम व्याख्या यह है कि यह की जा सकती है कि वह एक उदाहरण होता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायत राज प्रणाली आती है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। संविधान के किस संशोधन का ग्राम पंचायत के साथ संबंध? 73वां संविधान संशोधन जो कि 1993 पे हुआ था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27वें। भारतीय संविधान में 73वां संशोधन का संबंध किससे है? तो पंचायती राज। देखिए एक ही सवाल को बार बार घुमा कर दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक, अभी रिपीट किए थे। राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करती है। चलिए खत्म हो गया आपका टोटल 29 क्वेश्चन है चैप्टर 8 से। चैप्टर 9 को देखते हैं। चैप्टर 9 में लिखा है कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज। इस चैप्टर से हम लोग देख लेते हैं कितना सवाल इंपॉर्टेंट है और कितना सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है। किसने कहा कि इस संविधान सभा के इस संविधान का अंतिम त्रुटिहीनता की मुहर नहीं लगाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान भारत को वर्णित करता है राज्य का संघ। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया कैसी होती है? सरल और कठोर भी है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। आगे बढ़ते हैं। किस संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 4 अन्य शब्द जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन में जो कि 1976 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन ने केंद्र व राज्य में मंत्री परिषद की सदस्य संख्या पर सीमा लगाई थी, यानी कि रोक लगाई थी? तो आपका 91 जो संविधान संशोधन हुआ था 2003 में हुआ था उसमें। वस्तु एवं सेवा कर किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था? सिंपल शब्दों में कि वस्तु और सेवा दो शब्दों को कब जोड़ा गया था? तो 2016 में जोड़ा गया था, जो कि आपका 101 संविधान संशोधन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा। किस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय में यह व्यवस्था व्यवस्था दी गई कि संविधान कोई ऐसा दस्तावेज नहीं किया जा सकता, संशोधन नहीं किया जा सकता जो उसे आमूल ढांचे बदलने या बिगड़ते हैं? सवाल जरा देख लेते हैं वापस से। किस मुकदमे में संविधान न्यायालय ने या सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था लगा दी थी कि संविधान कोई ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता, मतलब संविधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जा सकता जो उसके अमूल ढांचे का बदले या बिगड़े का, है ना, बदल सके या उसको बिगाड़ सके। साहब से मैं क्वेश्चन बहुत लंबा पूछ दिया। साफ शब्दों में ऐसा पूछना चाहिए था कि कौन सा ऐसा मुकदमा चलाया गया था जो कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, जिसमें यह कहा गया था कि संविधान में कोई विशेष बदलाव नहीं किया, मैंने कि ऐसा कोई बदलाव नहीं किया जिससे कि संविधान का स्वरूप ही बदल जाए। तो ये हुआ था आपका 1973 में जो केशवानंद भारती केस चला था। हम लोग सीधा सा भारती केस के नाम से जानते हैं, पूरा नाम तो नहीं पता था, लेकिन ये केशवानंद भारती केस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25 में संविधान संशोधन का बिल राष्ट्रपति की अनुमति को भेजा जाता है, यानी कि बिल राष्ट्रपति की अनुमति में भेजा जाता है, वह कौन सा अनुमति होता है? तो उसे अनुमोदन देता है। तो ये आपका क्वेश्चन 25 कंप्लीट हो गया।
इसके बीच का इम्पोर्टेंट छूट गया है। देखिए इसमें और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, 5 से लेकर आपका 20 तक का सारा क्वेश्चन जो है वो छूट गया है, वो इम्पोर्टेंट भी था। खैर कोई बात नहीं, उन सवालों को हम अगले वाले वीडियो में डिस्क्राइब कर देंगे। अगला चैप्टर में आते हैं, लास्ट है, लास्ट चैप्टर को देखिएगा। और ये जो चैप्टर है संविधान का राजनीतिक दर्शन, इस चैप्टर का नाम है। और सवाल देखिएगा, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा गांधीवाद सूत्र कहलाता है? तो इनमें से हो जाएगा आपका सभी। निम्नलिखित में से किस देश का संविधान जनवादी दर्शन पर आधारित होता है? तो इनमें से सभी याद रखिएगा, एग्जाम में अगर इनमें से सभी आता है तो रेयर केस में वो सही हो जाएगा। कब भारत को एक निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था? 1973 में। भारतीय संविधान का आधारभूत दर्शन क्या है? लोकतांत्रिक समाज। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 5 में, संविधान सभा के किस सदस्य ने समाजवाद का समर्थन किया था? तो जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, पूर्ण स्वराज का आह्वान किसने किया था? तो ये आपका किया था जवाहरलाल नेहरू ने ही। इसमें हम थोड़ा कंफ्यूज है, सुभाष चंद्र बोस भी हो सकता है। इसका आंसर आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इसका हम श्योर नहीं है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 7 पे, किसने कहा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता व मर्यादा उदारवाद उदारवाद का सारा श्रेय उसकी आत्मा है, उसकी आत्मा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पर, किस विद्वान ने भारतीय संविधान को समाजवाद दस्तावेज कहा है? समाजवादी दस्तावेज कहा है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1, ग्लेनविट ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 368। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, किसका कथन है कि यदि समय के साथ संविधान नहीं बदला जाए तो क्रांति हो जाएगी? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये पूछा गया सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 में, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? लोकमान्य तिलक, है ना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 में, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। भारतीय संविधान पर निम्नलिखित में से किसके सर्वाधिक प्रभाव छोड़ा था? तो सबसे पहले छोड़ा गया था भारतीय सरकार अधिनियम, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन प्लान या कैबिनेट मिशन योजना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में, भारतीय संविधान में क्या है? कुल मिलाकर 350 आर्टिकल्स है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 में, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लगाया जा सकता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन दोनों में, यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों में। संविधान के किस प्रावधानों में सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्र, समानता, बंधुता के वरदान सुनिश्चित किया जाता है? तो प्रस्तावना में। आगे बढ़ते हैं, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में किया जाता है? तो हो जाएगा आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो ये कुल मिलाकर हम लोग इसमें 18 क्वेश्चन देखे हैं। तो ये आपका टोटल कंप्लीट हुआ। हमें आशा करते हैं कि आप लोग इसका ज़रूर देख लेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा है तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसमें जितना भी सवाल बताया गया वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ एक बार वीडियो के अंत तक जरूर बनिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे यह पता चले कि आप लोग इसे पसंद जरूर कर रहे हैं। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आप लोग का जो होने वाला है वो आपका पार्ट 2 बुक का जो फर्स्ट चैप्टर होगा 1 से लेकर 5 तक, उन सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्क्राइब करेंगे, जो कल आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।